नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज की जो कहानी है वो एक ऐसे बदले की कहानी है जिस कहानी को अगर आप लोगों ने अंत तक सुन लिया तो आपको एहसास होगा कि कोई शख्स अपने साथ हुए अपमान का बदला किस तरीके से ले सकता है। और इसके साथ ही आप लोगों को इस कहानी में ये भी पता चलेगा कि कोई शख्स हवस के चलते कितना अंधा हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि जो भी लोग ये चाहते हैं कि कहानी शुरू होते ही उनको वही डायन चुड़ैल के चेहरे दिखाई दें या फिर वैसी ही बातें सुनने को मिले, तो वो लोग इस कहानी को अभी की अभी यही से छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि ये एक बदले की कहानी है। तो बदला किस लिए लिया जा रहा है और ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आगे चलकर उतना खौफनाक हादसा हुआ, उसके बारे में आप लोगों को शुरू से पता होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये कहानी शुरुआत से बिल्कुल नॉर्मल घटनाओं से शुरू होने वाली है। लेकिन मैं ये भी बता देता हूं कि आप में से जो कोई भी इस कहानी को सुनना मिस कर देगा, वो एक ऐसी हॉरर कहानी को मिस कर देगा जो शायद उसने आज तक भी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली एक महिला की है जिनका नाम कांता है। तो चलिए अब ये कहानी कांता के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कांता है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं। आज मेरी उम्र लगभग 40 साल हो चुकी है। लेकिन जिस वक्त की मैं आप लोगों को ये डरावनी कहानी सुनाने जा रही हूं, उस वक्त मेरी उम्र 20 साल के आसपास में ही थी। तो इस तरीके से ये कहानी आज से लगभग 20 साल पहले की है। उस वक्त तक मेरी शादी भी नहीं हुई थी। आज तो मेरी शादी हो जाने के बाद मैं उस गांव को छोड़कर यूपी के लखनऊ शहर में रहती हूं। लेकिन मेरा जो मायका है वो एक ऐसे गांव में है जो कि आज भी एक ग्रामीण क्षेत्र ही बना हुआ है। और वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो आज के टाइम पर भी अपना जीवन बिल्कुल उसी तरीके से और उसी शालीनता के साथ बिताते हैं जितनी शालीनता के साथ वो आज से 20 साल पहले रहा करते थे। लेकिन आज से 20 साल पहले एक बार मेरे घर में एक ऐसी खौफनाक घटना हुई थी जिस घटना की वजह से सिर्फ मेरे घर में ही नहीं बल्कि उस पूरे के पूरे गांव में एक भयानक मातम पसर गया था। हर घर में उस घर के मर्द की लाशें गिरने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पूरे के पूरे गांव के मर्द ही खत्म हो जाएंगे। अगर गांव में कुछ बचेगा तो वो होंगी सिर्फ औरतें, क्योंकि उस वक्त हुआ ही कुछ ऐसा था जिसकी वजह से सिर्फ मर्दों की ही मौत हो रही थी। और जो कोई भी उनको मौत के घाट उतार रहा था वो इतनी बेरहमी से और इतनी बुरी तरीके से उतार रहा था कि मरने के बाद बचे हुए लोग जब उसकी लाश को देखते थे तो उनसे उसकी लाश को भी नहीं देखा जाता था। अंतिम संस्कार करना तो दूर की बात है, बल्कि कोई उसकी लाश के करीब भी नहीं जाना चाहता था। अब मेरी इन सब बातों को सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं आप लोगों से ये सब कह रही हूं। तो चलिए, आपको इन सब चीजों से अवगत कराने के लिए मैं इस कहानी को सीधा उस पॉइंट पर लेकर चलती हूं जहां से उस खौफनाक मातम की शुरुआत हुई थी। दरअसल आज से 20 साल पहले जो हमारा गांव था वो लखनऊ शहर से लगभग 4 से 5 घंटे की दूरी पर बसता था और आज भी वो गांव वहीं का वहीं है। लेकिन अगर कुछ बदला है तो वो है उस गांव की दसों दिशा। अब वो किस वजह से बदली हैं ये आपको अभी थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है। दरअसल जिस टाइम की मैं आप लोगों को ये कहानी सुना रही हूँ उस टाइम पर गांव में जमींदारों का राज हुआ करता था। हालांकि उस वक्त तक हमारा देश आजाद हो चुका था, लेकिन फिर भी गांव में अगर कुछ बात हो जाया करती थी तो उसको गांव के पंच पटेल और जमींदार लोग ही सुलझा दिया करते थे। यानी कि कोई भी फैसला करना होता था या फिर कुछ और बात होती थी तो उसको जमींदार लोग ही किया करते थे, क्योंकि उस वक्त जमींदारों के पास काफी ज्यादा जमीन हुआ करती थी और उन जमीनों को वो लोग गांव के लोगों को खेती करने के लिए दिया करते थे, जिसकी वजह से गांव का हर व्यक्ति जमींदार का कर्जदार रहता था और हमेशा उनकी कही हुई बात को उसे मानना पड़ता था।
तो जो मेरे पिताजी थे वो गांव के जमींदार थे और गांव में वो इकलौता एकमात्र ऐसा घर था जो कि पैसों के मामले में भी काफी ज्यादा संपन्न था। गांव में जब कभी भी किसी को पैसों की जरूरत होती थी तो वो दौड़ा दौड़ा मेरे पिताजी के पास ही आया करता था। यहाँ पर आगे कहानी की थोड़ी सटीकता के लिए मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पिताजी थे उनका नाम मदन लाल था और अगल बगल के 4-5 गांवों के लोग उनको अच्छी तरीके से जानते थे। अब मेरे पिताजी के शादी होने के बाद उनकी सिर्फ 2 ही औलाद हुई थी और वो 2 औलाद भी बेटियां ही थी, यानी कि उनके कोई बेटा नहीं हुआ था। लेकिन फिर काफी कोशिशें करने के बाद और भगवान से मिन्नतें करने के बाद आखिर में जाकर मेरे जन्म से 6 साल बाद उनके एक बेटा हो गया था। यानी कि अब हम दोनों बहनों के लिए भी भगवान ने हमको तोहफे के रूप में एक भाई दे दिया था, जिसकी शायद हर बहन को ही जरूरत होती है। लेकिन जब मेरा भाई पैदा हुआ था उस वक्त मैं अपने घर पर नहीं रहती थी, बल्कि मैं अपनी नानी के घर ही रहा करती थी। इस वक्त मैं आप लोगों को ये जो बात बता रही हूं, ये बात तो आज से 20 साल पहले से भी काफी ज्यादा टाइम पहले की है। यानी कि जिस वक्त हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे थे। अब धीरे धीरे हम सभी बड़े होते हैं और मेरा भाई भी बड़ा हो जाता है। लेकिन समय से पहले ही हमारे घर में एक ऐसी हानि हो जाती है जिसकी वजह से हम दोनों बहनों से पहले ही मेरे पिताजी को मेरे छोटे भाई की शादी करनी पड़ती है। और वो हानि ये थी कि एक भयंकर बीमारी के चलते मेरी माँ की मौत हो गई थी, जिसके बाद घर में खाना बनाने वाला भी कोई नहीं बचा था। अब जब मेरी माँ की मौत हुई और माँ की मौत होने के बाद भाई की शादी हुई तो इन दोनों चीजों के बीच में थोड़ा बहुत वक्त गुजरा था। और उस वक्त के दौरान एक बार जब मेरे पिताजी एक जगह पर तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे तो वहां पर उनको एक लावारिस लड़का मिला था जो कि उस तीर्थ के घाट पर इधर उधर घूम रहा था। जब मेरे पिताजी की उससे मुलाकात हुई तो उसने कहा कि उसके माँ बाप उसको यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं और जब वो उसको अपने पास भी रखते थे तब भी उसके साथ काफी ज्यादा मारपिटाई किया करते थे। उस लड़के की दुख भरी दास्तां सुनकर मेरे पिताजी को उसके ऊपर काफी ज्यादा तरस आ जाता है, जिसके चलते वो उसको वहीं से अपने साथ हमारे घर ले आते हैं। घर लाने के बाद उन्होंने उसको रहने के लिए एक अच्छा सा कमरा दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए और खाने के लिए खाना दिया। तो उसी दिन से वो हमारे घर पर एक नौकर के रूप में काम करने लगा था, क्योंकि उसने मेरे पिताजी से कहा था कि आप मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो, आप जो भी काम करने के लिए कहोगे मैं वो सारा काम कर लूंगा। क्योंकि पिछले घर में जहां मैं रहता था वहां पर मेरे माँ बाप मेरे से हर काम करवाते थे, जिसकी वजह से मुझे सारे काम करने आते हैं। अब जब घर में माँ नहीं थी तो पिताजी को भी खाना बनाने के लिए काफी ज्यादा परेशान होना पड़ता था। तो वो उस लड़के के साथ मिलकर उसके आने के बाद खाना बना लिया करते थे, क्योंकि उसको काफी अच्छा खाना बनाना आता था। धीरे धीरे वो खुद से ही सारा काम करने लगा था। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ी सहूलियत के लिए बता दूं कि उस लड़के का नाम विनोद था। तो जब विनोद को पिताजी घर पर लेकर आए थे उसके कुछ ही दिनों बाद हैं वो माँ के जाने का दुख भूल गए थे, क्योंकि विनोद काफी ज्यादा खुश मिजाज किस्म का लड़का था। वो हर वक्त पिताजी से बातें करता रहता था और उनको हंसाते रहता था। माँ के जाने के बाद पिताजी से बात करने वाला कोई बचा नहीं था, पर अब जो विनोद था वो एक दोस्त की तरह और एक बेटे की तरह उनके साथ रहने लगा था। उसके साथ साथ ही मेरा भाई और मेरी जो बड़ी वाली दीदी थी वो भी उसी घर में रहती थी। लेकिन माँ के जाने वाला हादसा होने से पहले हमारे घर में एक छोटा सा दुख भरा हादसा और हो गया था। वो हादसा ये था कि हमारे गांव के बगल में ही उस टाइम से एक रेलवे ट्रैक गुजरता है, जिससे आज से 20 साल पहले और उससे भी पहले के टाइम से, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि मेरे पिताजी के बचपन के टाइम से ही उस रेलवे ट्रैक से ट्रेन गुजरती थी। रात वाली ट्रेन को सुनकर लोग ये समझ जाते थे कि अब सोने का टाइम हो गया है, और सुबह वाली ट्रेन की आवाज सुनकर लोग जाग जाया करते थे। लेकिन एक बार बदकिस्मती से मेरी जो बड़ी वाली दीदी थी वो बचपन में खेलते खेलते उस रेलवे ट्रैक की तरफ चली गई थी, क्योंकि उस रेलवे ट्रैक के बगल में ही हमारा एक खेत पड़ता था। उस वक्त वहां पर एक ट्रेन हादसा होता है जिसमें मेरी बड़ी वाली दीदी का एक पैर कट गया था। इसके साथ ही उनके चेहरे पर भी काफी ज्यादा चोटें आ गई थी, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर कुछ अजीब से निशान बन गए थे। लेकिन पैर कटने के बाद भी उन्होंने जीने की चाह नहीं छोड़ी थी और वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से नॉर्मल बनाना चाहती थी। तो इसीलिए माँ के जाने के बाद पिताजी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि घर में एक जवान बेटी थी जिसका पैर कटा हुआ है और उसको एक सहारे की जरूरत थी। अब मेरी ये बात सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे
कि जब ऐसा ही कुछ हो गया था तो मेरे पिताजी ने मुझे मेरी नानी के घर से मेरी दीदी की देखभाल करने के लिए बुलाया क्यों नहीं? तो यहां पर इस बात का जवाब देते हुए मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे ननिहाल में भी मेरी नानी के पास उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जो मेरी मम्मी थी उनका कोई भाई नहीं था। इस वजह से जब उनके खुद के 2 बेटियां हो गई थीं, तो वो इसी चिंता में थी कि कहीं मेरी तरह ही मेरी बेटियां भी बिना भाई के तो नहीं रहेंगी, और क्या मेरी मां की तरह मुझे भी बुढ़ापे में सहारे के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित होना पड़ेगा। लेकिन फिर वक्त रहते मेरे भाई ने जन्म ले लिया था, तो इसीलिए अब मैं नानी के घर को भी छोड़कर नहीं आ सकती थी, क्योंकि वहां पर भी उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी था। और ऐसा भी नहीं था कि मैं और नानी दोनों एक साथ ही नानी के गांव को छोड़कर हमारे घर आ जाते, क्योंकि वहां पर भी नानी की काफी सारी जमीन जायदाद थी, जिसको छोड़कर अगर हम हमारे घर पर आ जाते तो पीछे रहने वाले लोग उसको हड़प लेते। अब फिर कुछ दिनों बाद जैसे ही मेरा भाई बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने हम दोनों बहनों से पहले उसकी शादी करना ठीक समझा। इसी वजह से वो बगल वाले गांव में ही उसके लिए एक सुंदर सी लड़की ढूंढते हैं और उसके साथ उसकी शादी करवा देते हैं। भाई की शादी होने के बाद घर में हम दोनों बहनों से बातचीत करने के लिए हमारी एक भाभी आ गई थी। हालांकि मैं तो कभी कभार ही घर पर जाया करती थी, लेकिन जो मेरी बड़ी वाली दीदी थी वो अकेली बैठी बैठी काफी ज्यादा बोर हो जाया करती थी। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही एक बार जब मैं अपने ननिहाल से अपने घर गई हुई थी, तो भाभी से बात करते वक्त मुझे पता चला कि उनको विनोद के ऊपर कुछ शक है, यानी कि वो उसी लड़के के बारे में बात कर रही थी जो हमारे घर में एक नौकर के रूप में रहता था, जिसको पिताजी उस घाट से अपने साथ लेकर आए थे। अब जब मेरी भाभी ने मुझसे ये बात कही तो मैंने उनसे ये बात पूछी भी कि आपको विनोद के ऊपर क्या शक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अक्सर मैं देखती हूँ कि वो मुझे नजरें छुपाकर देखता रहता है। जब कभी भी मैं नहाने के लिए जाती हूँ तो वो छुपकर नहाने वाले स्नान घर के दरवाजे के पास आकर छुप जाता है और मुझे कपड़े बदलते हुए देखने की कोशिश करता है। अब भाभी के मुंह से यह बात सुनकर मैं भी थोड़ी कसम में पड़ जाती हूँ, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि विनोद के साथ हमने वक्त नहीं गुजारा था या फिर हम उसको जानते नहीं थे, बल्कि भाभी के आने से पहले हम दोनों बहनें बहुत बार उसके साथ घर में अकेली रही थी, लेकिन उसने कभी भी कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं की थी, और ना ही उसके स्वभाव से ऐसा लगता था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि उसका स्वभाव तो बहुत ही शांत और सरल था। उसके मन में इस तरह की हवस की कोई भावना हो सकती है, इसके बारे में मैं तो कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी अब जब मेरी भाभी मुझसे ये बात कह रही थी तो मैंने इस बारे में जांच पड़ताल करना जरूरी समझा। इसी वजह से मैं कुछ दिनों के लिए मेरी नानी के घर को छोड़कर अब अपने घर ही रुक गई थी, क्योंकि नानी की तबीयत तब थोड़ी ठीक थी और उनके वहां पर कोई दूसरा रिश्तेदार आ गया था जो कि कुछ दिनों तक उनके साथ वहां पर रहने वाला था। इस वजह से अब मैं भी थोड़े दिनों तक अपने गांव में समय गुजार सकती थी। इसके साथ ही मेरा वहां पर रुकने का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि जो भी बातें मुझे भाभी ने बताई थी, क्या वो सब सच थी या फिर वो एक नफरत के चलते ही विनोद को उस घर से निकलवाना चाहती थी, क्योंकि शादी के कुछ दिनों बाद ही विनोद से काम में छोटी सी गलती हो गई थी, जिसकी वजह से सरोज भाभी ने उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा किया था और उस दिन उन दोनों की थोड़ी बहुत बहस भी हो गई थी। लेकिन फिर पिताजी ने विनोद का पक्ष ले लिया था, जिसकी वजह से वो मामला शांत हो गया। तो शायद ऐसा भी हो सकता था कि उस चीज का बदला लेने के लिए सरोज भाभी उसके ऊपर इन सब चीजों का आरोप लगा रही हो। लेकिन किसी भी चीज की तह तक पहुंचने से पहले मैंने भाभी से मना कर दिया था कि वो इस बारे में घर में मेरे अलावा किसी और से कुछ भी बात ना करें। अब यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जब सरोज भाभी ने मुझसे ये बात कही तो कुछ हद तक मुझे उनकी इस बात पर विश्वास भी करना पड़ा था, क्योंकि जो सरोज भाभी थी वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। जब मेरे पिताजी पहली बार उनको देखने गए थे तो उन्होंने घर पर आते ही कह दिया था कि इस गांव में आज तक किसी की भी बहू इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं है जितनी खूबसूरत बहू मैं मेरे बेटे के लिए लाने वाला हूं। अब एक लड़की होकर मैं उनके शारीरिक विवरण का चित्रण तो शायद उस तरीके से नहीं कर सकती जिस तरीके से कोई लड़का कर सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को इतना बता सकती हूं कि जो कोई भी एक बार उनको अगर जी भर के देख लेता तो फिर अपने आप ही उसके मन के अंदर उनको पाने की चाह पैदा हो जाती, क्योंकि उनके नयन नक्श, उनकी कमर की गहराई और उनके शरीर का हर एक ढांचा ऐसा बना हुआ था जिसको देखकर हर किसी के मन में उनके प्रति
हवस की भावना पैदा हो जाए, यानी कि वो एक जीती जागती अप्सरा लगती थी। इसी वजह से मेरा भाई कभी भी उन्हें घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलने देना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि बाहर के लोगों की नजरें कैसी हैं और वो लोग उनको देखकर उनके बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। लेकिन उस वक्त मेरे भाई को यह पता नहीं था कि जिस लड़के को वो खुद का भाई मानकर उसको अपने घर में रख रहा है, वही उसकी बीवी के लिए गिद्ध की जैसी नजरें गड़ाए बैठा है। लेकिन फिर एक दिन जब पिताजी दिन के वक्त धूप में छत पर सो रहे थे और मेरा भाई किसी काम से घर से बाहर गांव में ही गया हुआ था, तो उस वक्त सरोज भाभी नहाने के लिए स्नान घर में जा रही थी। जिस वक्त वो नहाने के लिए स्नान घर में जा रही थी, उससे पहले उन्होंने मुझे बताया था कि दीदी आप यहाँ पर बैठकर मूंगफली खा लो, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। उसके बाद हम दोनों आज तिल के लड्डू बनाएंगे, क्योंकि उस वक्त मकर संक्रांति आने वाली थी और नया साल शुरू हो गया था। अब जब भाभी ने मुझसे ये बात कही तो मैं उनसे कहती हूँ कि ठीक, आप जल्दी से नहा कर आ जाओ, तब तक मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। अब घर में जिस जगह पर उस वक्त मैं चारपाई पर बैठी हुई थी, वो जगह उस स्नान घर से थोड़ी बगल में थी, यानी कि उस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर बैठी हुई थी जहां से मुझे वो स्नान घर बिल्कुल ठीक तरीके से साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जो कोई भी उस स्नान घर के पास में खड़ा हो या फिर वहां पर कुछ काम कर रहा हो, उसको मैं बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे सकती थी, क्योंकि मैं एक दीवार के पीछे लगी हुई चारपाई के ऊपर बैठी हुई थी, जहां उस चारपाई के पास में ही एक सीमेंट वाली जाली लगी हुई थी, जिसके अंदर से मुझे वहां का सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब भाभी जैसे ही नहाने के लिए अंदर गई तो मैं देखती हूं कि कुछ ही देर बाद विनोद इधर उधर ताका झाकी करते हुए धीरे धीरे उस स्नान घर की तरफ ही जा रहा है। जैसे ही मैंने ये चीज देखी तो मुझे भाभी की कही हुई वो बात याद आ जाती है और उसके बाद मैं सारा काम करना छोड़कर वहां उस जाली के अंदर से ही नजरें गड़ाए हुए वो जो कुछ भी करने जा रहा था उसको देखने लगती हूं। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज जो कुछ भी मैं देखने जा रही हूं वो मुझे शर्मसार कर देगा। दरअसल मैंने देखा कि जैसे ही भाभी अंदर जाकर उस स्नान घर का दरवाजा बंद करती हैं, तो उसके बाद विनोद दबे पांव जाकर उस स्नान घर की दीवार से चिपक जाता है और फिर उसके बाद पीछे की तरफ जो 2-4 पत्थर पड़े हुए थे उनके ऊपर खड़ा होकर उस स्नान घर में जो जाली की जगह बनी हुई थी वहां से वो उसके अंदर झांकने लगा था। ये चीज देखते ही मुझे यकीन हो गया था कि भाभी जो कुछ भी कह रही थी वो बिल्कुल सच है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह से झांक कर देख रहा था जहां से उस स्नान घर का अंदर का सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता था। पिताजी ने तो उस जगह को हवा के आने जाने के लिए खुला छोड़ रखा था, लेकिन अब विनोद उसको अपनी हवस की नजरों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। वो कोई ज्यादा बड़ा छेद भी नहीं था, बल्कि आप ये समझ सकते हो कि 4 से 5 ईंट रख दी जाए, वो इतना ही खुला हुआ था। और वो भी उस स्नान घर की पीछे वाली दीवार की तरफ था, जिसके पीछे एक दूसरी दीवार थी जहां से विनोद हर रोज भाभी को नहाते हुए देखता था। लेकिन अब विनोद वहां पर खड़ा खड़ा जो भी क्रियाएं कर रहा था वो मुझे उस जाली के अंदर से बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैंने देखा कि कुछ देर वहां खड़ा होकर उस स्नान घर में झांकने के बाद वो धीरे धीरे अपने हाथ से अपने आप को उत्तेजित करने की कोशिश करने लगा था। फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे उसने अपने खुद के नीचे के सारे कपड़ों को थोड़ा नीचे खिसका दिया और उसके बाद अपने जननांग को बाहर निकालकर उसको अपने ही हाथ से सहलाने लगा। जिस वक्त वो ये क्रिया कर रहा था उस वक्त बार बार उसकी आंखें मदहोशी से बंद होती जा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने कपड़े खोलकर अपने जननांग को बाहर निकाला तो उसके जननांग को देखकर एक पल के लिए तो मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई थी, क्योंकि वैसे तो दिखने में विनोद बच्चा सा लगता था, लेकिन जो चीज मैंने देखी थी उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर उसके बाद जो मैंने देखा उसको देखकर मैं समझ गई थी कि शायद वो भाभी को निर्वस्त्र होकर नहाते हुए देखकर उनके साथ संभोग करने की कल्पना करते हुए अपने ही हाथ से अपने जननांग को हिलाते हुए अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब उस वक्त वो चीज देखकर एक पल के लिए तो मेरा मन हुआ कि मैं अभी की अभी बाहर जाकर उसको ये सब करते हुए रंगे हाथ पकड़ लूं। लेकिन उस वक्त पता नहीं मुझे खुद को ही क्या हो गया था। मेरा एक पल के लिए भी वहां से बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था, बल्कि उस वक्त विनोद जो कुछ भी कर रहा था मैं उसको वो पूरा का पूरा करता हुआ देखना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कर पाती, शायद ऊपर छत से पिताजी की नजरें उसके ऊपर पड़ गई थी, इसीलिए उन्होंने छत से ही काफी जोर से उसका नाम लेकर उसको आवाज लगाई।
जैसे ही पिताजी की आवाज विनोद के कानों में पड़ी तो वो हक्का बक्का रह गया। उसका हाथ उसके जननांग से छत से ही साइड में चला गया और इसके साथ ही उसका जो जननांग अभी किसी लोहे की रोड की तरह सख्त हो रखा था, वो अचानक से ही किसी हवा निकले हुए गुब्बारे की तरह ढीला होकर लटक गया। फिर विनोद इधर उधर ये देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर पिताजी की आवाज किस तरफ से आई है। पर जैसे ही उसको पिताजी छत के ऊपर खड़े हुए दिखाई दिए तो उसने झट से अपने कपड़े पहने और घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी अचानक से दरवाजे पर बाहर गया हुआ मेरा भाई आ जाता है और उसको वहां आता हुआ देखकर मेरे पिताजी उससे कहते हैं कि अरे धर्मवीर, इसको यही की यही पकड़ लें। ये नालायक तुम्हारी बीवी को नहाते हुए देख रहा था और उसको निर्वस्त्र देखकर कुक्रियाएं कर रहा था। अभी पिताजी ने इतना कहा ही था कि तभी मेरे भाई को उसके ऊपर इतना भयंकर गुस्सा आता है कि वो वहीं की वहीं उसको इतना भयंकर तरीके से एक चांटा मारता है कि उस एक चांटे से ही विनोद वहीं की वहीं नीचे धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। अब बाहर की तरफ इतना शोर सुनकर सरोज भाभी भी फटाफट अंदर स्नान घर से कपड़े पहनकर बाहर आ गई थी। अब जब पिताजी ने ऊपर छत से खड़े होकर इतनी जोर जोर से बोला था तो उसकी वजह से अगल बगल में रहने वाले दूसरे घरों के लोग भी हमारे घर के सामने आकर खड़े हो गए थे और कुछ बड़े लोग तो घर के अंदर भी आ गए थे। तब तक पिताजी भी छत से नीचे उतरकर बाहर चले गए थे। अब ये सब होता हुआ देखकर मैं भी वहां से उठकर अनजान बनने की कोशिश करते हुए बाहर जाती हूँ और भाभी की तरफ देखकर कहती हूँ कि क्या हुआ है। हालांकि उस वक्त जो कुछ भी हुआ था वो सारा का सारा मुझे पता था, लेकिन मैं किसी को भी ये बात पता नहीं चलने देना चाहती थी कि मैं विनोद को काफी टाइम पहले से ही वहां पर वो सब कुछ करता हुआ देख रही थी। पर पता नहीं उस वक्त मुझे खुद को ही ये समझ में नहीं आया कि उसको वो सब करता हुआ देखने के बाद भी मेरा मन वहां से जाकर उसको रोकने का क्यों नहीं हुआ। उस वक्त मेरी आंखें वो जो कुछ भी हो रहा था सिर्फ उसको ही देखना चाह रही थी। अब ऐसा किस वजह से हुआ ये तो मुझे नहीं पता, या फिर जिस भी वजह से हुआ था उसको उस वक्त मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन फिर जब मैं और सरोज भाभी दोनों एक साथ बाहर की तरफ दरवाजे के पास में गए तो पिताजी ने और मेरे भाई ने विनोद को पकड़ रखा था और जब उन्होंने ये सब गांव वालों को बताया तो उसकी करतूत को सुनकर गांव वालों को भी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके साथ ही कुछ एक दो लोग जो विनोद की ही प्रवृत्ति के थे, उन्होंने तो ये भी कहा कि ये सब तो एक दिन होना ही था। जब घर में इस तरह की नींद उड़ा देने वाली बहू रखोगे तो इसके हुस्न को देखकर तो हर किसी का मन इसको पाने के लिए ही मिथलाएगा। उन एक दो लोगों ने जब ये बात कही तो गांव के बाकी लोगों ने उनकी भी पिटाई करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वो गांव के एक दो लोग तो वहां से भाग गए थे। लेकिन अब जो विनोद था उसका क्या करना था, ये पिताजी के ऊपर था। इसी वजह से पिताजी उसको वहां पर काफी ज्यादा गालियां निकालते हैं और उसको 2-4 लात घुस्से मारने के बाद उससे कहते हैं कि निकल जा यहां से, आज के बाद मेरे घर में आने की तो दूर की बात है, बल्कि अगर तू मुझे या फिर किसी भी गांव वाले को इस गांव से बाहर की तरफ तक भी कहीं दिखाई दे गया तो वही तेरा अंतिम समय होगा। तुझे जहां से जिस गंदगी से मैं उठाकर लाया था तू उसी गंदगी में रहने के लायक है। इतना कहने के बाद उन्होंने उसको वहां से निकाल दिया था। लेकिन जाते वक्त विनोद अपने गाल पर चाटा पड़ने की वजह से अपने उस गाल को मसलते हुए पलटकर मेरे पिताजी की ओर देखता है और फिर सरोज भाभी की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुमको पाकर ही रहूंगा। उनसे इतना कहकर उसने फिर से पिताजी की तरफ देखा और फिर कहा कि मदन लाल, तेरे से तो मैं 1-1 लाख गुस्से और चाटे का हिसाब लूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया था। पर जब उसने ये बात बोली तो पिताजी ने भी उससे कह दिया था कि ठीक है, तेरे से जो हो वो कर लेना, तेरे को जिंदा छोड़ रहा हूं, यही बहुत बड़ी बात है। वरना ऐसी हरकत अगर कोई और करता तो उसे यही की यही जिंदा गाड़ देता। पर मैंने तुझे अपने बेटे की तरह पाल पोष कर बड़ा किया है, सिर्फ इसी वजह से मैं तुझे छोड़ रहा हूं। अब उस दिन ये सब कुछ होने के बाद सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं और मैं भी अपने घर वालों को लेकर वापस अपने घर आ जाती हूँ। लेकिन उस दिन के बाद से विनोद गांव में किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया था। वो एक तरीके से उस एक घटना के बाद वहां से गायब ही हो गया था। पिताजी को तो लग रहा था कि वो वापस आकर उनके पैरों में पड़ेगा और उनसे माफी मांगेगा, लेकिन उनकी ये सोच गुजरते हुए हर वक्त के साथ गलत साबित होती जा रही थी।
अब उस घटना को हुए लगभग 2 से 3 साल का वक्त गुजर चुका था और तब तक धीरे धीरे घर से विनोद की यादें भी खत्म होती जा रही थीं। शुरू के 6 महीनों तक तो जब भी हम सभी घर वाले एक जगह पर बैठते थे तो उसकी हवस भरी सोच के बारे में ही बात करते थे, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे उसकी बातें होना बंद हो गई थी और अब 2 साल गुजर जाने के बाद सभी लोग उसको भूल चुके थे। लेकिन शादी के इतने दिनों के बाद तक भी सरोज भाभी को कोई बच्चा नहीं हुआ था। इस वजह से एक दिन पिताजी ने, जब भैया और भाभी किसी त्योहार पर एक साथ उनके पैर छूने के लिए जाते हैं, तो उन्होंने उनसे साफ साफ कह दिया था कि अब मैं ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए तुम दोनों मुझे मेरे पोता पोती का मुंह दिखा दो। शादी को इतने साल गुजर चुके हैं, लेकिन पता नहीं तुम दोनों क्या कर रहे हो। जब पिताजी ने उस दिन ये बात कही तो उसी दिन जब शाम के वक्त मैं और मेरी भाभी घर में बैठे बैठे सब्जी काट रहे थे और शाम का खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो उस वक्त मैं इन सब चीजों के बारे में मेरी भाभी से बातें करने लगती हूँ। हालांकि मेरी बड़ी दीदी भी वहीं पर रहती थी, लेकिन वो कभी भी किसी से कुछ ज्यादा बातें नहीं करती थी। वो अपने काम में ही लगी रहती थी, क्योंकि उस ट्रेन हादसे के होने के बाद से वो बिल्कुल गुमसुम रहने लगी थी। उनको किसी से कुछ ज्यादा मतलब नहीं था। हालांकि वो मानसिक रूप से पागल भी नहीं हुई थी, पर बस वो थोड़ी चुप चुप रहती थी। इस वजह से जब भी मैं मेरी नानी के घर से मेरे घर पर जाती थी तो मुझको देखकर सरोज भाभी काफी ज्यादा खुश हो जाया करती थी, क्योंकि वहां पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं था। मैं उनकी ननद कम और उनकी सहेली ज्यादा थी। इस वजह से जैसे ही मैं घर पर जाती थी तो वो खुश होती थी, और जब मैं वापस से मेरी नानी के घर आने के लिए मेरे घर से रवाना होती थी तो वो रोने लगती थी। लेकिन उस दिन जब मैंने सब्जी काटते काटते उनसे इस बारे में पूछा और उनसे कहा कि क्या बात है भाभी, शादी को इतने दिन बीत चुके हैं, रात के वक्त आप दोनों कुछ करते नहीं हो क्या? तो मेरे मुंह से ये बात सुनते ही भाभी के चेहरे पर मायूसी छा जाती है और वो कुछ नहीं बोलती हैं। लेकिन फिर जब मैंने बार बार उनसे ये चीज जानने की कोशिश की तो वो मुझसे कहती हैं कि तुम्हारे भाई से अच्छा तो वो विनोद ही था। अब जैसे ही भाभी ने ये बात बोली तो मैं उनसे थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती हूं कि भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? उसने आपके प्रति ऐसी सोच रखी थी और अब आप कह रही हो कि वो मेरे भैया से अच्छा था। तो मेरे ऐसा कहने पर भाभी मुझसे कहती हैं कि ये ना कहूं तो और क्या कहूं, तुम्हारे भाई से तो कुछ हो नहीं पाता है। हर रात को बस फुलझड़ी की तरह 2 ही मिनट में फुसफुसा कर रह जाते हैं। बाहर से दिखने में तो बड़े हट्टे खट्टे लगते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल फुलझड़ी हैं, जो 2 मिनट में ही पूरे हो जाते हैं। अब भाभी के मुंह से ये बात सुनकर मुझे थोड़ी हंसी भी आ जाती है। उस दिन तो हम दोनों के बीच सिर्फ इतनी बात होकर ही रह जाती है, लेकिन अब भाभी ने जो कुछ भी मुझसे कहा था उसको सुनने के बाद मुझे थोड़ी बहुत चिंता होने लगी थी, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस घर का वारिस कभी नहीं आने वाला, और जल्द ही इन दोनों के रिश्ते में भी कड़वाहट पड़ने लग जाएगी। क्योंकि अभी तो शादी नई नई है तो इस वजह से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही शादी को 4 से 5 साल हो जाएंगे और उसके बाद भी अगर कोई बच्चा नहीं होगा तो जब गांव की औरतें भाभी को ताना मारेंगी तो वो उन तानों से परेशान होकर इस घर से अपना पीछा छुड़ाना ही ठीक समझेंगी। लेकिन उससे पहले ही मुझे कुछ करना था। इसी वजह से मैंने एक बार इस बारे में अपनी बड़ी बहन से बात की, और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने इस बारे में मेरे पिताजी से भी कहा। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे ये बात नहीं बताई थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि भैया को किसी आयुर्वेदिक दवा की जरूरत है और वो दवा दिए बिना शायद आपका पोता पोती इस घर में नहीं आने वाला। ये बात दीदी इसलिए कह पाई थी क्योंकि दीदी पापा के थोड़ा करीब थी। माँ के जाने के बाद उन्होंने पापा के साथ काफी ज्यादा वक्त बिताया था और उन बाप बेटी की अच्छी खासी बनने लगी थी। मुझे तो फिर भी अपने पापा से थोड़ा डर लगता था, इस वजह से मैं उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाती थी। लेकिन फिर लगभग 1 से 1.5 साल का समय और गुजर जाने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरी सरोज भाभी पेट से हैं और जल्द ही वो मां बनने वाली हैं। ये चीज सुनते ही मेरी और मेरे पिताजी की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन शायद उस चीज के साथ ही हमारे घर में एक मनहूसियत भी फैलने वाली थी, क्योंकि जैसे ही हमें इस बात का पता चला था तो मैं और मेरे पिताजी ने यह तय कर लिया था कि हम इस बारे में जब तक हो सकेगा तब तक बाहर किसी को भी पता नहीं चलने देंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद उस घर का चिराग आने वाला था और हम नहीं चाहते थे कि हमारे से जलने वाले
कुछ लोगों को इस बारे में पता चले और हमें इस चीज की वजह से कोई नुकसान उठाना पड़े। लेकिन वो कहते हैं ना कि आज के जमाने में दीवारों के भी कान होते हैं। ऐसी बातें छुपाए नहीं छुपती हैं। और इसके साथ ही शायद कुछ ऐसा वापस लौट कर आ रहा था जिसकी हमने उस वक्त तक कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल एक बार जब मैं अपनी नानी के घर रह रही थी तो नानी के घर के बाहर एक औरत आती है। वो उन्हें बताती हैं कि मैं आपके मायके जाकर आई हूं और वहां पर आपकी भाभी ने मुझसे कहा है कि वो थोड़े दिनों तक आपका ध्यान रखने के लिए आपके पास आने वाली है। उस दिन वो औरत मेरी नानी से ये बात कहकर चली गई थी। लेकिन उस औरत के जाने के बाद मेरी नानी आकर मुझसे कहती हैं कि बेटा तू आज शाम वाली बस से ही तेरे घर के लिए लौट जा, क्योंकि मेरे पास तो सुगंधा आने वाली है और वो मेरा ख्याल रख लेगी। तब तक तू भी थोड़े दिनों के लिए अपने घर पर होकर आ जा। वैसे भी सरोज पेट से है और ऐसे टाइम पर उसको एक ऐसी सहेली की जरूरत है जो उसका ख्याल रख सके। तेरी और सरोज की तो वैसे भी आपस में काफी ज्यादा पटती हैं, तो तू ऐसा कर कि तू आज ही घर के लिए निकल जा। अब नानी के ऐसा कहते ही मैं उस दिन अपने ननिहाल से अपने घर के लिए निकल जाती हूँ। लेकिन क्योंकि मैं शाम वाली बस से वहां से निकली थी तो इस वजह से मुझे ये अच्छी तरीके से पता था कि जब तक मैं अपने गांव के स्टैंड तक पहुंचूंगी तब तक रात काफी ज्यादा हो जाएगी। यानी कि वो बस मुझे रात के लगभग 9 बजे के आसपास वहां पहुंचाने वाली थी। अब उस वक्त जिस बस में बैठकर मैं आ रही थी उस बस में एक जगह पर एक अधेड़ उम्र का सा इंसान खड़ा था, जिसके सिर पर काफी लंबे लंबे बाल थे और उसकी दाढ़ी भी बहुत ज्यादा लंबी थी। साथ ही उसने अपने बचे हुए चेहरे पर भी कुछ अजीब सा भस्म के जैसा लगाया हुआ था। उसके गले में लटकी हुई मालाओं और उसके हुलिये को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई बाबा या फिर कोई तांत्रिक है। अब उस बस में जिस सीट पर मैं बैठी हुई थी वो तांत्रिक भी उसके बगल वाली सीट पर आकर ही बैठ गया था। उसके वहां बैठते ही वो बस वहां से चलने लगी। अब मेरे गांव को आने में लगभग आधे घंटे का वक्त बचा हुआ था। इस वजह से मैं बस में बैठी बैठी खिड़की से बाहर की तरफ झांक कर बाहर का नजारा देख रही थी। लेकिन मेरे पास में जो दूसरी सीट थी जिस पर वो तांत्रिक की तरह का बाबा बैठा हुआ था वो बार बार अपनी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ ही टकटकी लगाए हुए देख रहा था। अब यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उस तरह के दिखने वाले इंसान को मैंने मेरे पास क्यों बैठने दिया। तो आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं जिस सीट पर बैठी हुई थी वो उसी सीट पर आकर नहीं बैठा था, बल्कि बस में जिस तरीके से दोनों तरफ सीट लगी हुई होती हैं और बीच में आने जाने के लिए जगह होती है, तो जिस सीट पर मैं बैठी हुई थी उस सीट के बराबर वाली सीट पर ही, यानी कि उस बीच वाले गलियारे को छोड़कर दूसरी तरफ जो मेरे बराबर में सीट थी वो उस दूसरी साइड वाली सीट पर बैठा हुआ था। जिस सीट पर वो बैठा था उस सीट पर भी पहले से कोई नहीं था, बल्कि वो जो 2 जनों की बैठने की सीट थी वो पूरी तरीके से खाली थी और मेरी तरफ वाली सीट भी पूरी तरीके से खाली थी। इसी वजह से मैं खिड़की के पास बैठी हुई थी। लेकिन वो जो तांत्रिक की तरह दिखने वाला शख्स था वो खिड़की की तरफ ना बैठकर उस सीट के किनारे पर ही बैठा हुआ था। और जब मैं खिड़की से बाहर झांक कर देख रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो लगातार मेरी तरफ ही देख रहा है। मैंने 1-2 बार मुड़कर उसकी तरफ देखा, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा तो वो अचानक से अपनी नजरों को मेरे से हटाकर सामने की तरफ देखने लगता था। अब लगभग आधे घंटे का सफर तय करने के बाद मेरे गांव भैरवपुरा का स्टैंड आ जाता है, जिसकी वजह से मैं अपना सामान उठाकर वहां नीचे उतर जाती हूँ। जब मैं नीचे उतरी तो दूर दूर तक मुझे सिर्फ घना अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी मुझे मेरे पीछे से अजीब तरह की छन छन की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उस सुनसान स्टैंड पर मेरे अलावा भी एक शख्स उतरा था और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि वही तांत्रिक की तरह दिखने वाला शख्स था। अब जैसे ही मैंने देखा कि उस सुनसान सड़क पर इतनी रात को मैं उस डरावने से शख्स के साथ वहां खड़ी हुई हूं, तो मैं वहां से जल्दी जल्दी अपने कदमों को अपने गांव की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क पर बढ़ाने लगती हूं। पर अब भी मेरा गांव वहां से लगभग 1 किलोमीटर अंदर की तरफ था। उस स्टैंड से जो सड़क गांव की तरफ जाती थी उसके दोनों तरफ भी काफी लंबे लंबे पेड़ थे और बगल वाली जगह में काफी कटीली झाड़ियां खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वो सड़क भी उस रात के अंधेरे में देखने पर मुझे बहुत डरावनी लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैं चलती जा रही थी वो तांत्रिक की तरह दिखने वाला शख्स भी मेरे पीछे पीछे ही चलता जा रहा था। तभी मुझे समझ में आ गया था कि ये मेरा पीछा ही कर रहा है। इसी वजह से मैं किसी तरीके से हिम्मत करके उसकी तरफ पलट कर देखती हूँ
और उससे पूछती हूँ कि कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। अभी मैंने उससे इतना पूछा ही था कि तभी वो वहां पर एक अजीब सी भारी सी आवाज में हंसने लगता है और हंसते हंसते ही उसने नीचे की तरफ अपने शरीर पर जो कपड़ा लपेट रखा था उसको अपने दोनों हाथों से पकड़कर खोल देता है और मेरे सामने बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो मेरे सामने निर्वस्त्र हुआ और मेरी नजरें नीचे की तरफ उसके जननांग पर गई तो उसकी तरफ देखते ही मुझे दिखाई देता है कि उसका जननांग मुझे देखकर अचानक से ही किसी हवा निकल हुए गुब्बारे से सख्त होकर किसी लोहे की रोड की तरह तन गया था। उसके उस सख्त हुए जननांग को देखकर मेरे दिमाग में कुछ छवि उभरने लगी थी और मैं अतीत की यादों में गोते लगाने लगी थी। उसके उस जननांग को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने ऐसा ही कुछ पहले कभी भी देखा था। उतना लंबा, उतना मोटा और उतना ही सख्त मैंने मेरी उस वक्त तक की जिंदगी में उससे पहले सिर्फ एक बार ही देखा था। इसीलिए उसको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैंने सोचा कि कहीं ये वही तो नहीं है जिसका मैंने पहली बार देखा था। लेकिन फिर मैं सोचती हूं कि शायद हो सकता है उसी की तरह दिखने वाला ये कोई दूसरा शख्स हो, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं कि उतना ही सख्त और बिल्कुल वैसा ही किसी दूसरे शख्स का नहीं हो सकता। लेकिन फिर वहां पर वो हरकत करते ही वो पता नहीं पलक झपकते ही अंधेरे में कहां गायब हो गया था। लेकिन गायब होने के बाद भी मुझे अगल बगल से उसकी वो हंसने की आवाज गूंजती हुई अपने कानों में महसूस हो रही थी। लेकिन फिर मैं वहां पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं समझती हूँ और जल्दी से जल्दी चलते हुए अपने गांव के मुहाने तक पहुंच जाती हूँ। जब मैं अपने गांव तक पहुंची तो मुझे दिखाई दिया कि उस वक्त तक गांव के सभी लोग सो चुके हैं, क्योंकि उस दिन जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था जब मैं अपने घर वालों को बिना बताए अपने घर पर आई थी, वरना हर बार मेरा भाई मुझे लेने के लिए बस स्टैंड पर आ जाया करता था। अब जैसे ही मैं घर पर पहुंची और मेरे पिताजी ने घर का दरवाजा खोला तो वो मुझे देखकर काफी खुश हो गए थे। उसके बाद मैं घर के अंदर जाकर अपनी भाभी के पास बैठ जाती हूँ और कुछ देर अपनी बड़ी बहन से भी बातें कर लेती हूँ। लेकिन मैंने घर में उस तांत्रिक वाली घटना के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि रात के वक्त उस चीज के बारे में पता चलने के बाद वो लोग परेशान हो या फिर किसी चिंता में पड़े। लेकिन उस वक्त बार बार मेरे दिमाग में तो वहां पर जो कुछ हुआ था वही सब चल रहा था, जिसकी वजह से अतीत में एक बार जिस चीज को मैंने देखा था उसी को याद करके और आज मैंने कुछ टाइम पहले जो देखा उसको याद करके मैं उन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश कर रही थी और मन ही मन में ये फैसला करने की कोशिश कर रही थी कि क्या वो एक ही था या फिर अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन फिर मैं उन सब के बारे में इतना ज्यादा सोचना ठीक नहीं समझती हूँ और उसको अपने दिमाग से निकालकर बाकी की चीजों में ध्यान देने लगती हूँ। अभी मुझे अपने घर पर आए हुए 8 से 10 दिन का ही वक्त हुआ था कि तभी मेरे पिताजी को और हम लोगों को पता चलता है कि मेरी नानी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई हैं। जैसे ही मुझे ये बात पता चली तो मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि जब मैं उनको छोड़कर आई थी तब तो वो बिल्कुल ठीक थी और उनको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उनकी तबीयत खराब है या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन फिर ये बात पता चलने के बाद जब हम सभी लोग अपनी नानी के घर गए तो वहां जाने के बाद हमें पता चला कि वो पिछले 2-4 दिन से किसी औरत के साथ अपने घर पर रह रहे थे। उनके अगल बगल में रहने वाले गांव वालों ने बताया कि वो औरत काफी लंबी चौड़ी थी, लेकिन वो हमेशा ही घर के अंदर रहती थी। बाहर उसने कभी किसी से कोई बातचीत नहीं की थी। अगर कोई सामान भी लाना होता था तो मेरी नानी ही लेकर आती थी। लेकिन फिर अचानक से ही गांव वालों को मेरी नानी के घर से एक अजीब सी बदबू आना महसूस होती है। जब गांव वालों को बदबू आना शुरू हुई तो उन्होंने देखा कि पिछले 1-2 दिन से मेरी नानी के घर का दरवाजा भी बंद है और मेरी नानी में से और उस औरतों में से कोई बाहर भी नहीं आया है। तो इसीलिए जब उन्होंने बार बार दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खटखटाना पर ना ही तो किसी ने अंदर से दरवाजा खोला और ना ही किसी की कोई आवाज आई। तो फिर किसी अनहोनी का अंदेशा होने का सोचकर गांव वालों ने मेरे नानी के घर का दरवाजा तोड़ दिया और जैसे ही उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो उन्हें दिखाई दिया कि घर के आंगन के बिल्कुल बीचों बीच मेरी नानी बेसूध होकर पड़ी हुई हैं और वो जो बदबू थी वो उन्हीं में से आ रही थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काफी दिनों से वहां पर उसी तरीके से पड़ी हुई हैं। गांव के लोग, बुजुर्ग लोगों ने जब जाकर उनके हाथ को पकड़कर देखा तो पता चला कि वो तो कब का मर चुकी हैं और शायद उनको वहां पर मरे हुए भी 4 से 5 दिन का वक्त हो गया था।
जिसकी वजह से उनकी लाश बदबू मारने लगी थी। अब अपनी नानी को इतनी बुरी मौत मरता हुआ देखकर मैं वहां काफी ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी कि मरने के बाद भी उनको इस तरीके से इतने दिनों तक किसी लावारिस लाश की तरह अपने ही घर में पड़ा रहना पड़ा। इस बात को सोच सोच कर मुझे काफी ज्यादा रोना आ रहा था। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि नानी के मरने की खबर सुनकर हमारे घर में से सिर्फ एक शख्स को छोड़कर बाकी के सारे लोग आ गए थे, और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मेरी सरोज भाभी ही थी, क्योंकि पेट में बच्चा होने की वजह से उनका घर से बाहर निकलना बंद किया हुआ था, और खास तौर पर ऐसे मातम वाले माहौल में तो जाने के लिए उनको बिल्कुल सख्त मनाही थी। लेकिन हमें उस वक्त इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनको अकेला घर पर छोड़कर आकर हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। पर शायद जो कुछ भी हो रहा था वो किसी की सोची समझी साजिश के तहत हो रहा था। हर एक चीज उसकी चली हुई चाल के अनुसार होती जा रही थी, जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। पर वो सब कुछ शायद मेरी ही गलती और कमी की वजह से हो रहा था, क्योंकि मैं ही कुछ ऐसी चीजों को छुपाते जा रही थी जिन चीजों की वजह से वो चीज शायद समय पर पकड़ में नहीं आ रही थी। पर उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन चीजों को छुपाने की वजह से आगे जाकर कितना भयानक मंजर बनने वाला है, और किस तरीके से एक के बाद एक लोगों की मौत होने वाली है, जिसकी शुरुआत मेरी नानी से हो चुकी थी। अब जब नानी के खत्म हो जाने के बाद हम कुछ 4-5 दिनों तक वहां पर रुके हुए थे, तो हमें एक ऐसी सच्चाई के बारे में पता चला जिस सच्चाई को सुनकर हमारे साथ साथ नानी के गांव के भी जितने लोग थे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, और किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये भी हो सकता है, क्योंकि जिस सुगंधा नाम की नानी की भाभी की वहां पर आने की बात हुई थी, और उनके आने की बात होने के बाद ही मैं अपनी नानी को उनके घर पर अकेला छोड़कर वहां से आई थी, तो नानी की मौत की खबर सुनने के बाद जब वो सुगंधा नाम की उनकी वो भाभी रोते हुए वहां उनके गांव आई, तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो नानी के साथ ही थे, फिर इस तरीके से उनको छोड़कर आप कहां चले गए थे? तो मेरे ऐसा पूछते ही वो मुझसे कहती हैं कि मैं कब थी उनके साथ, मैं तो यहां कभी आई ही नहीं। अब जब उन्होंने मुझसे ये बात कही तो मैंने उनसे कहा कि इस गांव की एक औरत है जिसका मायका भी आपके गांव में ही है, तो जब वो अपने गांव गई थी तो आपने उससे ये बात नहीं कही कि मैं कल तक यहां आने वाली हूं? तो मेरे ऐसा पूछने पर वो मुझे साफ साफ मना कर देती हैं और मुझसे कहती हैं कि ना ही तो इन दिनों में चंदा कभी अपने भाई के यहाँ आई और ना ही मैंने उससे ऐसा कुछ कहा। अब जो औरत नानी के घर के बगल में रहती थी और जिनका मायका नानी के गांव में ही था, उसका नाम चंदा था। तो जब सुगंधा ने इस चीज के लिए मना किया तो फिर मैंने चंदा को बुलाकर उससे भी ये बात पूछी, तो चंदा ने भी मुझसे यही कहा कि मैंने तो कभी भी तुम्हारी नानी को आकर ये बात नहीं कही कि सुगंधा कुछ दिनों में यहाँ आने वाली है, और ना ही मैं तुम्हारी नानी से पिछले 10 से 15 दिनों में मिली हूं। अब जैसे ही मुझे और मेरे घर वालों को ये बात पता चली तो फिर मेरे दिमाग में अब यही घूम रहा था कि आखिर फिर वो औरत कौन थी जिसने घर के बाहर आकर जब मेरी नानी खेत से लौट कर आ रही थी तो उनसे ये बात कही थी कि सुगंधा कल तक आपके पास आ जाएगी, और उसने मुझसे कहा है कि मैं ये बात आकर आपको बता दूं। अब किसी को भी इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि गांव वालों ने तो मेरी नानी के साथ मेरे जाने के बाद किसी औरत को रहते हुए देखा था, तो अगर सुगंधा वहां पर नहीं आई थी तो फिर रानी के साथ जो इतने दिनों से रह रही थी वो कौन थी? और मरने से लगभग 3 दिन पहले ही गांव वालों ने मेरी नानी को घर के बाहर टहलते हुए देखा था, लेकिन जो हालत उनकी लाश की हो रखी थी उस हालत को देखकर गांव वालों ने कहा कि इनको तो मरे हुए कम से कम 7 से 8 दिन हो गए हैं। तो अगर नानी को मरे हुए 7 से 8 दिन हो गए थे तो फिर वो गांव वालों को 3 दिन पहले अपने घर के बाहर टहलती हुई कैसे दिखाई दे रही थी? ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन शायद इसके पीछे एक ऐसा डरावना रहस्य छिपा हुआ था जिसके ऊपर से अभी पर्दा उठना बाकी था। लेकिन जब तक वो पर्दा उठेगा तब तक शायद और भी बहुत से लोगों की लाशें गिर चुकी होंगी। अब नानी की सभी अंतिम क्रियाएं करने के बाद जब हम लोग अपने घर पर वापस लौटे तो जिस वक्त हम अपने घर पर लौटे उस वक्त हमें दिखाई दिया कि हमारे घर का दरवाजा खुला हुआ है। खुले दरवाजे को देखकर मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि मैंने जाते वक्त सरोज से कहा था कि बिना बात के घर का दरवाजा खुला ना रखें, लेकिन पता नहीं उसको कोई बात समझ में क्यों नहीं आती है। ऐसा बोलते बोलते जब पिताजी घर के अंदर गए
और हम बाकी के लोग भी उनके साथ जब घर पर गए तो हमें दिखाई दिया कि घर के आंगन के अंदर एक औरत बैठी हुई है, जिसके सामने मेरी सरोज भाभी भी बैठी हुई हैं। और उस औरत के हाथ में मेरी भाभी का हाथ था, साथ ही वहीं बगल में ही उसकी एक पोटली रखी हुई थी। लेकिन जैसे ही उस औरत को यह एहसास हुआ कि वहां पर कोई आ गया है तो वो झट से सरोज भाभी का हाथ छोड़ देती है। लेकिन तभी पीछे से पिताजी आवाज लगाकर पूछते हैं कि अरे सरोज, ये तुमने किसको बैठा रखा है? कौन है ये औरत? लेकिन पिताजी के ऐसा पूछने के बावजूद भी सरोज भाभी उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती हैं और वो एकटक उस औरत की आंखों में ही देखे जा रही थी। जब पिताजी ने ये बात पूछी तो उनकी बात का जवाब देने के बजाय सरोज भाभी के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। लेकिन तभी वो औरत वहां से उठकर साइड में खड़ी हो जाती है। उस वक्त उसने अपने सिर पर एक लंबा सा घूंघट निकाल रखा था। लेकिन फिर जब मैं अपनी भाभी से पूछती हूं तो वो मुझे बताती हैं कि अरे ये तो हमारे गांव के बगल में ही रहने वाली दाई माँ है। आप लोग जब चले गए थे तो मुझे कुछ हल्की सी दिक्कत हो गई थी। इस वजह से मैंने बगल में रहने वाली काकी को इस बारे में बताया तो वो इन दाई माँ को लेकर आई थी। अभी इन्होंने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है। साथ ही इनका कहना है कि जब कभी दोबारा से मुझे ऐसी कोई दिक्कत हो जाए तो मैं इनको बुला लूं। अब भाभी के मुंह से इतनी बात सुनकर पिताजी कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। उनसे ये बात कह के पिताजी अंदर चले गए थे, क्योंकि मुझे पता था कि वो पिछले 2-4 दिनों में काफी ज्यादा थक चुके थे। इसी वजह से उन्होंने उस बात की खाल नहीं निकाली, वरना वो हर बात को इतना ज्यादा निचोड़ कर रख देते हैं कि सामने वाला अगर उनसे कोई झूठ बोलना भी चाहे तो वो चाहकर भी उनसे कोई झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन तभी एकाएक ही मेरी नजर उस औरत के पैरों की तरफ चली गई जो एक दाई माँ बनकर मेरी भाभी के साथ वहां बैठी हुई थी। जब मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उसके पैर दिखने में बिल्कुल भी किसी औरत की तरह नहीं लग रहे हैं, बल्कि उन पैरों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई औरत नहीं बल्कि कोई मर्द है। लेकिन जब मैं गौर से उस औरत के पैरों की तरफ देख रही थी तब शायद घूंघट के अंदर से देखते हुए उस औरत को इस बात का एहसास हो गया था कि मैं उसके पैरों की तरफ देख रही हूँ। इसी वजह से वो जल्दी जल्दी वहां से चलते हुए हमारे घर से बाहर चली जाती हैं। पर उस चीज को पर इग्नोर करके इसके बाद मैं भी नहाने के लिए स्नान घर के अंदर चली जाती हूँ, क्योंकि नानी के घर पर मेरा नहाना नहीं हुआ था और मैं पिछले 2 दिनों से नहाई नहीं थी। साथ ही वहां पर मैं अपने कपड़े भी लेकर नहीं गई थी, इसलिए मैंने घर आते ही सबसे पहले नहाना ठीक समझा। लेकिन जैसे ही मैं उस स्नान घर के अंदर गई और मैंने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने शुरू किए तो उस दिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई बाहर की तरफ से झांक कर मुझे देख रहा है। जैसे ही मुझे ये चीज महसूस हुई तो मैं शुरू में तो 1-2 बार उस बात को नजरअंदाज करती हूँ और मन ही मन सोचती हूँ कि शायद वो विनोद वाली बात अभी भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं फंसी हुई है। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मुझे बाहर से झांक कर देख रहा है। लेकिन तभी अचानक से ही मुझे फिर से ऐसा लगता है कि जैसे कोई 2 आंखें हैं जो मुझे उस खाली जाली वाली जगह से देख रही हैं। जब मैंने ऐसा महसूस किया तो मैं अचानक से झट से पलटकर पीछे की तरफ उस खाली जाली वाली जगह की ओर देखती हूँ और जैसे ही मैं उस तरफ देखती हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि मेरी खुद की सरोज भाभी खड़ी हुई हैं, जो मुझे बाहर से झांक कर कपड़े उतारते हुए देख रही हैं। अब जैसे ही मेरी और उनकी नजरें मिली तो नजर मिलने के बाद वहां से दूर हटने के बजाय वो वहीं खड़ी खड़ी मेरी तरफ देखकर हंसने लगी थी और हंसते हंसते ही उनका चेहरा अचानक से बदलने लगा था। उनके चेहरे की एक तरफ की चमड़ी किसी आग में जलकर धधकते हुए शख्स की चमड़ी की तरह सिकुड़ने लगी थी और एक तरफ के चेहरे पर अपने आप ही किसी मर्द की घाटी की तरह बाल आने लगे थे। फिर कुछ ही देर में वो बाल बाहर निकलकर बढ़ते बढ़ते काफी लंबे हो गए थे। इसके साथ ही उस वक्त जब वो हंस रही थी तो उनकी वो हंसने की आवाज भी उनकी खुद की आवाज नहीं थी, बल्कि वो आवाज बिल्कुल वैसे ही आवाज लग रही थी जैसी आवाज मुझे तब महसूस हुई थी जब मैं अपनी नानी के कहने पर रात के वक्त मेरे गांव भैरवपुरा के स्टैंड पर उतरी थी और मुझे वो तांत्रिक दिखाई दिया था। और जब वो गायब हो गया था तो उसके गायब होने के बाद भी जैसी हंसने की वो आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, अब मेरी भाभी के मुंह से बिल्कुल वैसे ही आवाज निकल रही थी। धीरे धीरे उनका चेहरा पूरी तरीके से इतना ज्यादा डरावना हो गया था कि दिन के वक्त ही उस चेहरे को देखकर मेरे डर के मारे पसीने छूट गए थे। तभी मेरा ध्यान पड़ता है कि मैं तो ऊपर से बिल्कुल निर्वस्त्र हूं और मेरे शरीर का हर एक अंग, वो जो कोई भी है,
उसको दिखाई दे रहा है। इसी वजह से मैं झट से अपने दोनों हाथों से अपने सीने को ढक लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने मेरे सीने को ढका तो सरोज भाभी के मुंह से एक खून की लाट टपकने लगी और कुछ ही देर बाद उनके मुंह से एक खून का फव्वारा छूट गया, जो कि उस जाली वाली जगह से मेरे ऊपर तक आकर गिर गया था। इसके साथ ही उनकी आंखें पूरी की पूरी सफेद हो गई थीं। कुल मिलाकर उस वक्त उनका जो चेहरा था वो इतना भयानक और खौफनाक बन गया था कि उस चीज के होते ही मेरी वहां पर एक काफी तेज चीख निकल जाती है और उस चीज के साथ ही मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। पर जैसे ही मैं वहां अंदर चीखी तो कुछ देर बाद कोई बाहर से उस स्नान घर का दरवाजा खटखटाता है। अब जब कोई बाहर से दरवाजा खटखटा रहा था तो उस आवाज को सुनकर मुझे पता चल गया था कि वो और कोई नहीं बल्कि सरोज भाभी ही हैं। लेकिन अब वो बिल्कुल नॉर्मल आवाज में बोल रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि अरे दीदी क्या हुआ, आप इतनी जोर से चीखी क्यों हो। तभी मैं अपने उतरे हुए कपड़ों को वापस पहनती हूँ और अपने मुंह पर गिरे हुए खून को साफ किए बिना ही झट से स्नान घर का दरवाजा खोलती हूँ। दरवाजा खोलते ही मुझे दिखाई दिया कि मेरे सामने मेरी सरोज भाभी ही खड़ी हुई हैं, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। तभी वो मुझसे पूछती हैं कि क्या हुआ, आप इतनी जोर से चीखे क्यों। मुझसे ये बात कहकर वो मेरी तरफ कुटिल नजरों से देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराती हैं, जैसे कि उनको सब कुछ पता हो। फिर वो मुझसे कहती हैं कि क्या हुआ, तुम तो इतने से में ही डर गई, पर तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया था उसका क्या। जितना ज्यादा जलील तुमने मुझे किया था, अब मैं तुम्हें उतना ज्यादा ही डराऊंगा। मुझसे ये बात कहकर वो अपने साधारण हुलिये में ही फिर से हंसने लगती हैं। लेकिन अब जब वो दोबारा से मेरे सामने हंस रही थी तो वो खुद की आवाज में ही हंस रही थी और उन्होंने वो जो बात बोली थी वो भी खुद की आवाज में ही बोली थी। लेकिन अब हंसते हंसते ही मुझे उनके मुंह से एक साथ दो आवाजें सुनाई देने लगी थी, जैसे कि उनके साथ कोई मर्द भी हंस रहा हो। लेकिन ये चीज होते ही मैं फिर से जोर से धक्का देकर उस स्नान घर के दरवाजे को बंद कर लेती हूँ। लेकिन मेरे दरवाजा बंद करने के बाद भी बाहर से सरोज भाभी जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगती हैं और पीटने के साथ साथ अजीब तरीके से गुर्राते हुए उस दरवाजे को बाहर की तरफ से नोचने लगती हैं। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने हाथ की उंगलियों के नाखूनों से उस दरवाजे को कुरेद रही हैं और उसके साथ साथ अजीब तरीके से गुर्रा रही हैं। लेकिन तभी पीछे से मुझे मेरे भाई की आवाज सुनाई देती है और वो कहते हैं कि अरे सरोज क्या हुआ, तुम उस तरीके से दरवाजे को क्यों पीट रही हो। अब दोस्तों ये कहानी काफी ज्यादा लंबी है, इस वजह से मैं आज आपको इसका सिर्फ एक पार्ट ही सुना रही हूं। अगला पार्ट आपको कल सुनने को मिलेगा। लेकिन मेरा यकीन मानिए कि जिस डर और खौफ की शुरुआत इस कहानी में हुई है वो अगले पार्ट में इतना भयंकर और खतरनाक तरीके से उभर कर सामने आने वाला है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपने आज तक कभी भी किसी बदले की ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी होगी जो मैं आपको सुनाने वाली हूं। हालांकि मैं जानती हूं कि अब तक की कहानी को सुनकर आप लोगों को कुछ ज्यादा डर वाली चीजें महसूस नहीं हुई होंगी, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कहानी में पहले ही कहा था कि ये एक बदले की कहानी है, तो इस वजह से बदला किस लिए लिया जा रहा है और उस बदले के पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी था। इसीलिए मैंने इस कहानी को शुरुआत से शुरू किया था। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको मेरा ये कहानी बताने का तरीका सही लगा और आप कहानी में कहीं पर बोर तो नहीं हुए हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले दीपक ठाकुर हैं दिल्ली से, अर्जुन कुमार हैं सोनिया विहार दिल्ली से, शिवम गुप्ता हैं लाजपत नगर दिल्ली से, अल्तामश हैं बिहार से, रोहित जायसवाल हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, संतोष यादव और संजना यादव हैं छत्तीसगढ़ से, रचना कुमारी हैं बिहार से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं सिरसा प्रयागराज से, गणेश कुमार हैं चेन्नई से, रजान नूर की का हैं महाराष्ट्र से, सरोज और मोहित हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, राजुला हैं उत्तर प्रदेश से, उमर फारूक और मारिया फातिमा हैं तेलंगाना से, अभित शाह और लाइबा नूर हैं फैसलाबाद से, अवधेश हैं कानपुर से, अनाज खान हैं मुरादाबाद से, गोलू भदौरिया हैं भोपाल से, भैया खान हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से,
करण कुमार हैं सीतामढ़ी बिहार से, धन्नाजी गायकवाड़ हैं नवी मुंबई से, राबी आलम खान हैं बेंगलुरु से, सेजू खान हैं मुरादाबाद से, राजेश कन्हार हैं उड़ीसा से, सूर्य कुमार यादव हैं महाराजगंज से, शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, जितेंद्र सिंह जेरी, परमिंदर कौर, सविता और अनमोल हैं जालंधर सिटी पंजाब से, शहजाद आलम हैं धनबाद झारखंड से, पूर्णचंद बालोत्रा हैं राजस्थान से, साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, निहार सिन्हा हैं शिलोंग मेघालय से, एलिजाबेथ हैं उड़ीसा से, पिंटू दे हैं असम से, अब्दुल्ला शाह हैं कुवैत से, राजश्री हैं थाने मुंबई से, पवन कैथल हैं हरियाणा से, शोभा और अशोक हैं सिरसा हरियाणा से, सुमन हैं उड़ीसा से, सागर चंद्राकर हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से, समुद्र श्रेष्ठा हैं काठमांडू नेपाल से, हजवसा बासुमत्री हैं असम से, तेंजिन शेरपा हैं काठमांडू नेपाल से, सोनिया सागर हैं मध्य प्रदेश से, राजवीर बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से, सीमा तांती और आरुष हैं मुंबई से, ज्योतिष पासवान हैं गुवाहाटी असम से, कोमल हैं बागपत से, हेमंत दास हैं झारखंड से, परशुराम हैं पंजाब से, सतीश कुमार हैं प्रतापगढ़ से, रवि हैं शाहजहांपुर से, प्रतीक दास हैं उड़ीसा से, कृष्ण यादव हैं छत्तीसगढ़ से, डी के बोरो हैं असम से, गढ़वा पासी हैं न्यूजीलैंड से, शहजाद बाबर हैं लाहौर पाकिस्तान से, ऋतु थापा हैं मीरठ से, शिवम पांडे हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, धर्मेंद्र चौहान हैं होशियारपुर पंजाब से, निरुपमा नायक हैं उड़ीसा से, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, पूनम हैं गांधीनगर गुजरात से, सीमा हैं गुजरात से, कृति जाला हैं गुजरात से, हिदायत खान हैं असम से, हरेंद्र और कोमल हैं छत्तीसगढ़ से, अशोक कुमार तिवारी, स्वरूपमा तिवारी, आन्या और आरना हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, अपर्णा कामले हैं बदलापुर महाराष्ट्र से, राजेश राजपूत हैं जॉर्डन से, जिलेदार हैं जौनपुर से, माया शर्मा हैं मॉरिशस से, माजिद हैं मालदीव से, कृपाकरण हैं बेंगलुरु से, आकाश पाटिल हैं भोपाल से, अजय हैं दोहा कतर से, विशाल हैं दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से, अशोक जलवा हैं बुढ़ार से, अंजू शर्मा हैं जम्मू अखनूर से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, देवी हैं यूके से, तेजवाली खान और मुस्तफ़ा खान हैं इंग्लैंड से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, पार्वती चलवाड़ी हैं महाराष्ट्र से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, कार्तिक प्रजापति हैं उत्तर प्रदेश से, मोहित और प्रिया हैं गोपालगंज से, स्नेहल मिट्ठे हैं सोलापुर से, गोलू डांगी हैं भोपाल से, नासिर टोवा हैं आजमगढ़ से, सारी हैं सूरत से और सबसे लास्ट में कृष्ण प्रजापति हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।